हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है अनअकैडमी के इस नीट यूजी के इस प्लेटफॉर्म पे। और यहाँ पर हम लोग हर बार क्या करते हैं कि जो भी चैप्टर्स होते हैं उन चैप्टर्स का रिवीजन करते हैं क्वेश्चंस के थ्रू। क्वेश्चंस में भी हम लोग PYQs का डिस्कशन करते हैं और मॉडल किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उन सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस किया जाता है। तो अभी तक हम लोगों ने काफ़ी सारे चैप्टर्स डिस्कस कर लिए हैं और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉलिड स्टेट। ओके, सॉलिड स्टेट का आज मॉडल पेपर 1 किया जाएगा। तो ये दिस विल बी सॉलिड स्टेट पार्ट 1। ओके, और हम लोगों ने रेडॉक्स पूरा कवर कर ही लिया था। तो जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं कि यहाँ पे मैं हर चैप्टर का रिवीजन कराता हूँ आप लोगों को। हर चैप्टर का रिवीजन थ्रू क्वेश्चंस कराता हूँ और मेरा यही मकसद है कि यहाँ पर आपको पूरा का पूरा केमिस्ट्री करा दिया जाए। पूरा का पूरा केमिस्ट्री में आप लोगों को 3,000 से 3,500 क्वेश्चन दे दिए जाएं, ताकि कोई भी किसी भी तरीके का क्वेश्चन या फिर एक मतलब देखा जाता है ना, जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन बैंक होता है, मेरा मकसद यही है कि यहाँ पर आपको एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन बैंक दे दिया जाए वीडियो के फॉर्मेट में। तो अभी तक हम लोगों ने 5-6 चैप्टर्स पूरे कर लिए हैं। आज सॉलिड स्टेट स्टार्ट कर रहे हैं, तो सॉलिड स्टेट में भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे बीच में जो 2-3 थ्योरी आएगी वो कैसे किया जाता है। और सॉलिड स्टेट है तो मेनली न्यूमेरिकल बेस्ड एक तरीके से देखा जाए है, तो यहाँ पे मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स को किया जाएगा और उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच देखा जाएगा कि क्या क्या इन्वॉल्व होता है, कैसे कैसे होता है। और बीच में जो दो तीन जो थ्योरी आएंगी, ठीक है, अगर वो नहीं आती हैं आप लोगों को तो वो भी मैं करा दूंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर। आज का चैप्टर है हमारा सॉलिड स्टेट और आज हम करेंगे पार्ट 1। तो पार्ट 1 में ध्यान रखेंगे कि किस तरीके से हमको ले जाना है। ठीक है, और मैंने बोला था, जो लोग शाम के लेक्चर में थे सबको बोला था मैंने कि आप लोग जरूर से एक बार जो भी चैप्टर कराया जा रहा है उसको देख के आइएगा। ठीक है, तो आई होप सब लोगों ने बात सुनी होगी और पढ़ के आए होंगे। और पढ़ के आए होंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, पढ़ के आए होंगे तो बड़े आराम से ये पूरा का पूरा चैप्टर हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ। और आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ एक इम्पॉर्टेंट बातें। मेरा नाम शुभम श्रीवास्तव है और मैंने अपने ग्रेजुएशन कर रखी है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, और इसके साथ ही साथ CSIR नेट में मेरी ऑल इंडिया रैंक 22 रह चुकी है केमिकल साइंसेस सब्जेक्ट में ही, और पिछले 7 से ज़्यादा सालों से आप जैसे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आई होप अच्छा ही रहेगा। गुड इवनिंग एवरीवन। और जो लोग अभी अभी आ रहे हैं उनको मैं बता दूं कि राइट नाउ आप इंडिया के सबसे अच्छे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं और ये है अनअकैडमी। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है प्लीज़ सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, इससे आपकी तैयारी और भी बेटर हो जाएगी। वो क्यों हो जाएगी? क्योंकि अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं, एक वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलता है, लाइव टेस्ट और क्विजेज हैं, ताकि आपकी तैयारी किस डायरेक्शन में जा रही है इसका बढ़िया से पता लगाया जा सके। और साथ ही साथ आपका कोई लेक्चर अगर मिस हो जाता है तो आपको किसी टीचर के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है कि सर मेरा बैकअप करा दो, ये करा दो, वो करा दो। यहाँ आपको डाउनलोडेड लेक्चर्स अवेलेबल होंगे, डाउनलोडेड वीडियोस अवेलेबल होंगे, आप उनको बहुत आराम से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और तो ये बेसिकली आपकी लर्निंग को बहुत ईजी बनाता है, कन्वीनियंट बनाता है। तो प्लीज़ इफ़ यू आर सीरियस टूवर्ड्स योर स्टडीज़, टूवर्ड्स योर प्रिपरेशंस, प्लीज़ आप प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए जाइए। और जब आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि प्लस सब्सक्रिप्शन कितना सस्ता है। ठीक है, 1 साल के प्लान का प्राइस आप देख लीजिए और 2 साल के प्लान का प्राइस आप देख लीजिए। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि यू गो फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स प्लान। ठीक है, 2 ईयर्स के प्लान के लिए जाइए। और जब भी आप जाते हैं तो प्लीज़ मेरा कोड SHUBH यूज़ करना ना भूलिए। ठीक है, इससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। और ये जो फ्री वीडियोस चल रही हैं मेरी, जो आप वीडियोस अभी देख रहे हैं, ये वीडियोस और भी लॉन्ग टर्म के लिए एक्सटेंड हो सकती हैं अगर आप ये कोड यूज़ करेंगे। तो अगर आपने प्लस सब्सक्रिप्शन ले लिया है तो प्लीज़ आप अपने जानने वालों को इसके लिए प्रोत्साहित कीजिए। ठीक है, तो आई होप ये इंपॉर्टेंट बातें, यही कुछ आपको बतानी थी अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़। तो बिना किसी फर्दर डिले के हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट। आज हमारा पहला है। तो अब देखते हैं कि देखो, हर एक क्रिस्टल इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टल इज रिप्रेजेंटेड बाई ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी एंड अल्फा बीटा नॉट इक्वल टू ईच अदर नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। जल्दी बताइए, जल्दी आंसर कीजिए आप सभी लोग।
हाय एवरीवन, हेलो हेलो। जल्दी से इसका आंसर करो, एक लाइन मैंने पढ़ के आने को बोला था ना सबको। जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी, क्या होगा? व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? बताओ भैया। विद इन सेकेंड्स आंसर करना चाहिए यार, तुम लोगों को क्या कर रहे हो? करेक्ट आंसर करो यार, जल्दी तुम लोग। देखो, ये जो होता है a इज नॉट इक्वल टू, ये नॉट इक्वल टू b, ये नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, नॉट इक्वल टू ईच अदर, ये होता है मोस्ट अनसिमेट्रिकल अरेंजमेंट, और ये होता है आपका ट्राई क्लिनिक। ठीक है, तो आंसर तो ट्राई क्लिनिक होगा। और मैं याद करने की एक ट्रिक भी बता दे रहा हूं आप लोगों को। ऐसे याद कर लिया कीजिए, CTOHRMT करके। सी मोस्ट सिमेट्रिकल है, टी जो है लीस्ट सिमेट्रिकल है। सी फॉर क्यूबिक, ठीक है, टी फॉर टेट्रागोनल, ओ फॉर ऑर्थोरोम्बिक, एच फॉर हेक्सागोनल, है ना, आर फॉर रोम्बोहेड्रल, एम फॉर मोनोक्लिनिक, टी फॉर ट्राइक्लिनिक। तो आप यहां से देखिएगा ए बी सी बराबर रहेगा, फिर इधर अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री रहेगा। तो वो सारे डेटा को आप याद कर सकते हैं, बस ये याद रखिएगा, CTOHRMT। ठीक है, हाँ, CTOHRMT। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। ये सब बहुत बेसिक है ना। और ये सातों पे किसी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस तरीके से डायरेक्टली। ठीक है, जब हम लोग PYQs डिस्कस करेंगे देखेंगे इस पे क्वेश्चन पूछे गए। ओके, तो प्लीज ये सब ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डायमंड एंड ग्रेफाइट। ठीक है, तो डायमंड और ग्रेफाइट क्या होते हैं भाई? कार्बन के ही एलोट्रॉपिक फॉर्म्स है। ये डायमंड भी कार्बन है और ग्रेफाइट भी क्या है? कार्बन है ना। दोनों में लेकिन फर्क क्या होता है? डायमंड का जो है क्या होता है? तुम्हारा नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है। और ग्रेफाइट में क्या होता है? ग्रेफाइट में तुम्हारा शीट स्ट्रक्चर होता है। तो जब सेम एलिमेंट के दो डिफरेंट फॉर्म्स आते हैं, सो इनको हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? दिस इज पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है? हेलो हेलो एवरीवन, सब लोग देख लो, देखो देखो, शुरू हुआ अभी अभी। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है? जब सेम एलिमेंट दो डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर शो करे, दो या दो से ज्यादा, उसको हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। तो ये दोनों जो डायमंड और ये है ग्रेफाइट, इनको हम पॉलीमॉर्फस कहेंगे। ठीक है, दिस इज पॉलीमॉर्फिज्म। और जब दो डिफरेंट एलिमेंट्स सेम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर शो करते हैं, उसको हम आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं। समझ रहे हो? जैसे मान लो NaCl है और एक और कोई है जो रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर शो करता है, तो उन दोनों को हम क्या कहेंगे? वो दो डिफरेंट अलग चीजें हैं, लेकिन उनके यूनिट सेल एक जैसे हैं, उनका अरेंजमेंट एक जैसा है, तो उनको हम आइसोमॉर्फस कहेंगे। लेकिन जब सेम एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर शो करेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? पॉलीमॉर्फस कहेंगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सेम एलिमेंट का बहुत रूप। अच्छी बात बोली इसने। चलते हैं आगे। कह रहा है अ सॉलिड ABC हैज ABC अरेंज्ड एज बिलो द फॉर्मूला सॉलिड। ठीक है, तो यहां हम क्या देख रहे हैं? B जो है कॉर्नर्स पे है, 8 है, और कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8 होता है। A बॉडी सेंटर पे इसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1 होता है। C एज ये फेस सेंटर पे इसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है? हाफ होता है। तो भाई B का टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा? 1/8 इंटू 8 यानी कि 1। सी का टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा? 1/2 इंटू 2 दैट इज 1। और ए का कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? 1 इंटू 1, तो अल्टीमेटली 1। तो इनका फॉर्मूला क्या होगा? ABC होगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हाँ, ZNS पॉलीमॉर्फस है, क्योंकि जिंक जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर भी शो करता है और तुम्हारा HCP भी शो करता है वो। ठीक है, तो सबको समझ आ गया होगा आई होप। अगर मेरी स्पीड में कोई भी प्रॉब्लम लगे तो प्लीज रोक देना, मैं थोड़ा न्यूमेरिकल्स वगैरह है, जल्दी कराना चाहता हूं। ठीक है, तो बता देना मुझे अगर बीच में कुछ लगता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। कह रहा है एन एलॉय ऑफ कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड इज फाउंड टू हैव कॉपर कंस्टिट्यूटिंग CCP लैटिस।
तो कॉपर क्या कर रहा है, सीसीपी बना रहा है। इफ सिल्वर एटम्स ऑक्युपाई द एज सेंटर, एजी क्या कर रहे हैं, एज सेंटर्स पे जा रहे हैं। और गोल्ड इज प्रेजेंट एट द बॉडी सेंटर, गोल्ड इज प्रेजेंट एट द बॉडी सेंटर। तो क्या हुआ, सीन कैसा है, देखो सीन किस तरीके का है, इसको हम बना लेते हैं एक बार, थोड़ा और समझ आ जाएगा। लेटेस्ट से ये हमारा क्यूबिकल यूनिट सेल है, ठीक है। ये जहां क्रॉस किया, दिस इज फेस सेंटर, फेस सेंटर, फेस सेंटर, फेस सेंटर, एंड फेस सेंटर, ठीक है। ये सारे फेस सेंटर हो गए। अब ये फेस सेंटर्स को मिला दो, तो ये फेस सेंटर्स जहां कट करेंगे एक दूसरे को, उसको हम कहते हैं बॉडी सेंटर, ठीक है। तो दिस विल बी द बॉडी सेंटर। तो गोल्ड कहां पर है, देखो जो भी आंसर आया एक बार अच्छे से कर लेते हैं ना। गोल्ड बॉडी सेंटर पे, दिस इज गोल्ड। सो गोल्ड को मैं इस कलर से शो कर रहा हूँ, ठीक है, दिस इज गोल्ड। और सिल्वर कहाँ पर है, एज सेंटर्स पे है। सो एज सेंटर्स कहाँ होते हैं, ये होते हैं। ऑल द एज सेंटर्स आर ऑक्युपाइड बाय सिल्वर। ठीक है, तो ऑल द एज सेंटर्स आर ऑक्युपाइड बाय सिल्वर, ठीक है। और गोल्ड, ये रहा गोल्ड तुम्हारा बॉडी सेंटर पे। और जो तुम्हारा क्या बोलते हैं, कॉपर है, कॉपर ने सीसीपी बनाया है। सीसीपी बनाया मतलब वो कहाँ कहाँ होगा, वो एक तो कॉर्नर्स पे होगा, ठीक है, कॉर्नर्स पे तो होगा ही होगा, साथ ही साथ कहाँ पर होगा, फेस सेंटर्स पे होगा, ठीक है। कॉर्नर्स एंड फेस सेंटर्स को ऑक्युपाई करेगा। सो दिस इज, जिस भी ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात कर रहा है वो कुछ ऐसा सा दिखेगा, समझ आई बात, कुछ ऐसा सा दिखेगा, है ना, समवट ऐसा दिखेगा। तो अब देखो, अब कॉपर है, कॉपर ने क्या किया है, सीसीपी बनाया है। तो जो सीसीपी बनाता है उसका कंट्रीब्यूशन 4 का होता है। कैसे 4 का होता है, देखो 8 कॉर्नर है, हर एक कॉर्नर का क्या हो गया, 1/8 हो गया, तो 1 कंट्रीब्यूशन। और 6 फेसेस हैं, हर एक फेसेस का क्या होगा, 1/2, तो 3 कंट्रीब्यूशन, तो 4 आ गया कॉपर का। एज सेंटर पे कौन है, सिल्वर है। तो सिल्वर कितने हैं, 12 हैं, देखो एज सेंटर 12 होते हैं। और हर एक एज सेंटर का कंट्रीब्यूशन 1/4 का होता है। तो 1/4 का कंट्रीब्यूशन इसको कितना देने पे मजबूर करेगा, 3। और जो ये होता है बॉडी सेंटर, उसका कंट्रीब्यूशन होता है 1। सो द फॉर्मूला शुड बी Cu4 Ag3Au, ठीक है, Cu4 Ag3Au। सो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट वन, ठीक है, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट। ओके, सो आप समझ सकते हैं, आपके सामने है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। आप जितना अच्छा समझ पाओगे उतना मजा आएगा ये सारे क्वेश्चंस करने में। सो आई होप मैं समझा पाया होऊंगा सभी लोगों को। कंट्रीब्यूशन तो सबको मैंने बोला था पढ़ के आने को। अगर फिर भी आप लोगों को कंट्रीब्यूशन का नहीं आइडिया है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं समझा दूंगा कि कैसे मैंने कंट्रीब्यूशन 4 लिया, कैसे 1/4 लिया। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि भाई क्वेश्चन करने आया हो तो एटलीस्ट इतना तो पता होगा। नहीं आ रहा है तो पूछ लेना, ठीक है। बिल्कुल राज, एकदम सही हो तुम। बढ़ते हैं आगे। कह रहा है, देखो फिर से मैं इसीलिए 2-3 इस तरीके के क्वेश्चन लाया हूं ताकि ये बहुत क्लियर हो जाए आप लोगों को। कह रहा है, इन अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट ऑफ ए एंड बी एटम्स, एटम्स ए आर एट द कॉर्नर्स ऑफ द यूनिट सेल, ठीक है, एटम्स ए आर एट द कॉर्नर्स ऑफ द यूनिट सेल। तो चलो फिर से एक बार यूनिट सेल बना लेते हैं, मजा आता है ये प्रैक्टिस करने में, ठीक है। देखिए यूनिट सेल बनाते हैं,
ज्यादा टाइम नहीं लगता, ठीक है। टाइम बचाने के चक्कर में क्वेश्चन नहीं गलत होना चाहिए, समझ रहे हो ना। पता चला स्पीड मेंटेन की और ऐसी मेंटेन की है कि ये को क्वेश्चन है नहीं सही करके आए हो, कोई फायदा ही नहीं रह जाएगा, समझे। सो बी प्रिसाइज, बी एक्यूरेट। थोड़ा सा मैं समझा रहा हूं इसलिए टाइम लूंगा, तुम लोगों को ये सब क्वेश्चन फटाफट करना चाहिए। मैं भी कम से कम 3-4 बार बनाऊंगा, ठीक है, उससे तुम लोग की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। सो दिस इज द क्यूबिकल यूनिट सेल। अब इस क्यूबिक यूनिट सेल में क्या बोल दिया है कि सारी चीजें कहाँ कहाँ हैं। ए ने, एक सेकंड, ए के बारे में कुछ बोला है, हाँ, तो ये हो गया हमारा यूनिट सेल। हाँ भाई, अब तुम लोग ए एटम्स आर एट द कॉर्नर्स। सो ए को हम लोग ऐसे पीले कलर से रिप्रेजेंट करेंगे, ए आर एट द कॉर्नर्स। सो दीज आर द कॉर्नर्स, ठीक है भैया, ए आर एट द कॉर्नर्स। तो 8 कॉर्नर ऑक्युपाई कर लिया ऑफ द यूनिट सेल, एंड बी एटम्स आर द एट द फेस सेंटर। सो बी को हम लोग थोड़ा दूसरे कलर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, क्यों भाई, ये हो गया बी। तो बी आर एट द फेस सेंटर्स, ये तो आसान था मेरे ख्याल से, बस थोड़ा सा बन जाए मजा आ जाए। बी आर एट द फेस सेंटर्स। One of the A atoms is missing. One of the A atoms is missing. So एक को तुम क्या कर दो, मिस कर दो। ओके, सो ए टोटल कितने आ जाएंगे, टोटल ए आ जाएंगे कॉर्नर एटम्स 7 आ जाएंगे। एक का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, 7/8 हो जाएगा। बी कितने आ जाएंगे तुम्हारे, 6 आ जाएंगे। कॉर्नर एट ये फेस सेंटर है तो हाफ होगा कंट्रीब्यूशन, तो 3 हो जाएगा। 3 हो जाएगा तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ए 7/8 बी 3, ठीक है। लेकिन फ्रैक्शन में तो लिखा नहीं जाता, तो क्या लिखा जाएगा, ए 7 बी 24। सो द फॉर्मूला विल बी ए 7 बी 24। समझ आई बात, हाँ। ये मत करके चले आना 7/8 B3 वाला, ठीक है। हमको ज्यादा ये जो फॉर्मूला रिप्रेजेंटेशन का बात होता है, इसमें हम हमेशा एटम को होल नंबर, मतलब सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे, 7/8 B3 नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करके A7 B24 लिखेंगे। सो आई होप सभी लोगों को समझ आ गया होगा। A compound formed by element A and B crystallizes in the cubic structure where A atoms are at the corners of the cube and B atoms are at the center of the body. The formula of the compound, अब इसमें बनाने की जरूरत है नहीं, सीधा सीधा अगर ये बोल रहा है A atoms are at the corners, so there are 8 corners। 8 corners का मतलब 8 into 1/8, 1 का कंट्रीब्यूशन होगा। B atoms are the at the center, तो सेंटर एक ही होता है और उसका कंट्रीब्यूशन फुल होता है, तो फुल होता है तो 1 हो जाएगा। सो द फॉर्मूला शुड बी ए बी, ये तो तुरंत फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल समझ आया ना। अब देखो, ये अभी तक जो पिछले क्वेश्चंस थे उनमें हम लोगों ने जो डिस्कशन किया, उनमें हमने डिस्कशन किया कि कैसे एटम्स अगर ये प्लेस ऑक्युपाई किए तो क्या 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 चीजें होंगी। अब बात आती है आयनिक क्रिस्टल की। तो आयनिक क्रिस्टल्स में हमें वॉयड्स वगैरह के बारे में भी पता होना चाहिए। अब वॉयड क्या होता है, आप लोगों को ये पता ही होगा कि अगर दो एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं, मान लो ऐसे जुड़ रहे हैं, तो बीच में कुछ जगह तो छोड़ रहे हैं ना। सो जहां ये जगह छोड़ रहे हैं और यहां पर कोई एक छोटा आयन अगर ऑक्युपाई कर सकता है प्लेस को, दिस इज वॉयड, ठीक है, वॉयड है ना। जैसे ये ट्रायंगुलर वॉयड हो गया, इसी तरीके से टेट्राहेड्रल वॉयड होते हैं, बहुत सारे वॉयड्स होते हैं, ठीक है। तो आपको वो पढ़ लीजिएगा एक बार थ्योरी में, या मैं जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तो पढ़ा भी दूंगा। यहाँ पे फिलहाल क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं तो उसके हिसाब से हम चलते हैं। इन एनी आयनिक क्रिस्टल ए हैज formed cubical close packing CCP and B atoms are present at every tetrahedral void. If any sample of crystal contains n number of B atoms,
then number of A atoms in the sample is, ठीक है. So if A is forming CCP, if A is forming CCP, ठीक है, तो A अगर CCP फॉर्म कर रहा है एंड नंबर ऑफ A एटम्स, टोटल कंट्रीब्यूशन X है. सो टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होता है, 2x होता है. तो यहां कह रहा है कि if sample any sample of the crystal contains n number of B atoms, और B atoms कहाँ है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स में है. तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स अगर n है तो x कितना हो जाएगा, n/2 हो जाएगा. तो यानी कि आपका नंबर ऑफ ए एटम्स कितने होंगे, n/2 होंगे. सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. तो सभी लोगों को आया समझ में कैसे हुआ ये. देखिए इसमें क्या किया है, ए ने सीसीपी बनाया हुआ है. क्यूबिक क्लोज पैकिंग को ही, सीसीपी को ही एफसीसी कहा जाता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, ठीक है. जिसको नहीं पता वो जान ले. और सीसीपी में जितना हमारा सीसीपी बनाने वाले एटम का कंट्रीब्यूशन होता है उसका डबल टेट्राहेड्रल वॉइड होता है. तो ये कह रहा है टेट्राहेड्रल वॉइड n है, तो नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे. सो भैया अगर नंबर ऑफ एटम x है तो टेट्राहेड्रल वॉइड 2x होना चाहिए, और 2x की वैल्यू n दिया हुआ है तो x कितना आ जाएगा, n/2 आ जाएगा. सो n/2 विल बी द आंसर. बढ़ते हैं आगे, देखो क्या कह रहा है. A binary solid A plus B minus has a structure with B minus ion constitutes the lattice and A plus. तो B minus has a structure with B minus constitute the lattice and A plus occupy 25% of the tetrahedral holes. Formula of the solid is, so B minus is forming the lattice, means कंट्रीब्यूशन ऑफ B माइनस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा. इसलिए नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या आ जाएगा, टेट्राहेड्रल वॉइड्स के नंबर क्या हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे. 25% ऑफ 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा. इसलिए नंबर ऑफ A प्लस कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे. इसलिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A2B4. ऐसा तो लिख नहीं सकते, सिंपल रेशियो लिखते हैं, तो AB2 विल बी द फॉर्मूला एंड हियर थर्ड ऑप्शन इज शोइंग AB2. सो मेरे ख्याल से ये सबको समझ आया होगा कैसे हुआ. हाँ या ना तो लिख दो भाई. हाँ भैया, हाँ या ना तो बता दीजिए. सभी लोगों को आ रहा है ना समझ में, किसी को किसी प्रकार की समस्या तो नहीं है ना, बोलो भाई. नहीं, सी ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन कहां होगा, देखो. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. तो अब देखते हैं. आओ, कह रहा है अ सॉलिड विथ फॉर्मूला ABC3 वुड प्रोबेबली हैव. तो भैया यहाँ हर एक ऑप्शन आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है. यहाँ पर हर ऑप्शन चेक करना पड़ेगा. ए बॉडी सेंटर 1 का कंट्रीब्यूशन हो गया, बी एट द फेस सेंटर 3 का कंट्रीब्यूशन हो गया, सी एट द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब यानी कि 1 का कंट्रीब्यूशन हो गया. तो ये जो होगा इसका फॉर्मूला होगा AB3C. सबका निकाल ही लेते हैं. ए एट द कॉर्नर्स 1 का कंट्रीब्यूशन हो गया, बी एट द बॉडी सेंटर 1 का कंट्रीब्यूशन हो गया, सी एट द फेस सेंटर 3 का कंट्रीब्यूशन हो गया. इसका फॉर्मूला हो गया ABC3. ए एट द कॉर्नर्स ऑफ हेक्सागन, ठीक है, तो टोटल 12 होते हैं. तो और ये तो नहीं होगा, ए एट द कॉर्नर्स. तो ये आ तो गया अपना आंसर ABC3. सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. सब चेक करके देख सकते हो, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन. आई होप सबको समझ आया है, किसी को किसी प्रकार की समस्या नहीं है इस क्वेश्चन में. कंट्रीब्यूशन वाला सब कुछ एकदम समझ आ गया होगा. इतने क्वेश्चन में तो प्रैक्टिस हो गई होगी यार. कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, वैसे तो समझ आ रहा होगा सबको, ठीक है. और अभी जैसे ही ये करा देता हूं मैं, जाके डाउनलोड कर लेना भाई. इसका जो टेलीग्राम पे मैं PDF भेजूंगा, अभी के अभी सॉल्व कर लेना, ठीक है. सॉलिड स्टेट मतलब समझ लो केमिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल टॉपिक है. जिसको समझ आता है उसको बहुत बढ़िया समझ आता है, जिसको नहीं आता तो वो एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाता है.
तो इट्स बेटर कि जितना कराया जा रहा है उसको जाके तुरंत कर लीजिएगा आज ही, ठीक है, ताकि कल हम दूसरी शीट में जब मिलें तो दूसरी शीट में हमारी स्पीड थोड़ी और ज्यादा होनी चाहिए। ओके, बढ़ते हैं आगे। करा इन a crystalline solid, anions B are arranged in cubic close packing. So B are arranged in CCP means contribution of B कितना हो जाएगा? CCP का 4 होता है ना। अब ये समझाने की जरूरत तो नहीं है 4 कैसे होता है ना, मैंने शुरू में ही स्ट्रक्चर वगैरह बना के दिखा दिया तुम लोगों को। और कह रहा है कैटायंस ए आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स। इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या हुआ कि इफ ऑल द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्युपाइड द फॉर्मूला ऑफ नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होता है? जितने होते हैं वो होता है 4, और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होता है? 8 होता है। तो इसके हिसाब से ए इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड तो 4 हैं और ए इन टेट्राहेड्रल वॉइड भी 4 हैं, ठीक है। तो टोटल ए कितने आ गए? टोटल ए आ गए तुम्हारे 8। सो व्हाट शुड बी द फॉर्मूला? तो फॉर्मूला क्या होना चाहिए? फॉर्मूला तो होना चाहिए A8B4, लेकिन पता है ना सिंपलेस्ट लिखना है तो A2B हो जाएगा। सो A2B, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। A2B नॉट AB2। टेलीग्राम लिंक से खुल जाएगा यार, टेलीग्राम लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है ना उससे खुल जाएगा, बहुत लोग उस पर ज्वाइन किए हुए हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लेना, टेलीग्राम लिंक खुल जाएगा और ये सारे सवाल कर लेना, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आरबी प्लस इन आरबी बी आर यूनिट सेल इफ आयनिक रेडियाई आरबी प्लस और ये आर प्लस कैटायन का जो रेडियस दिया हुआ है वो दिया हुआ 148 पिकोमीटर, जो भी दिया हुआ है पिकोमीटर या जो भी दिया हुआ है, ठीक है। यूनिट्स नहीं दी हुई है तो 148 ही लिख लेते हैं। और तुम्हारा क्या बोलते हैं यार, एनायन का जो रेडियस दिया हुआ है, एनायन का रेडियस दिया हुआ है 195। तो एक चीज मैं पढ़ के आने को इसीलिए बोला था, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है और एक एक थ्योरी उसकी अगर तुम थोड़ा सा भी पढ़ के आए होगे तो मजा आएगा, ठीक है। तो देखो एक पढ़ा होगा तुम लोगों ने लिमिटिंग रेडियस रेशियो रूल, जिसमें हम क्या करते हैं r प्लस बाई आर माइनस निकालते हैं और इसकी वैल्यू को कंपेयर करते हैं कि वो किस रेंज में आ रहा है, और उस रेंज से हमको पता चलता है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। तो आओ देखते हैं इसका कितना आ रहा है, r प्लस बाई आर माइनस कितना आ रहा है। तो r प्लस बाई आर माइनस 148 डिवाइडेड बाई 195 आएगा। तो 148 बाई 195 कितना आ जाएगा यार, कैलकुलेट कर लेते हैं जरा। 148 डिवाइडेड बाई 195, इट इज कमिंग आउट टू बी 0.758, 0.758 ये चला गया तुम्हारा, ठीक है। जब इस तरीके का होता है when r प्लस बाई आर माइनस इज ग्रेटर देन 0.732, ठीक है, तो वो क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। तो यहां क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्यूबिकल वॉयड में घुसा हुआ है तुम्हारा आरबी प्लस, कैटायन का यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। यही अगर 0.732 से 0.414 के बीच आता तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता, ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता। 0.414 से कम आता, 0.225 के आसपास आता, उसके बीच आता तो क्या होता, टेट्राहेड्रल वॉइड होता। और अगर 0.225 से 0.155 के बीच आता तो वो क्या होता है, ट्रायंगुलर वॉयड होता, ठीक है। सो ये वैल्यूज होती हैं और ये वैल्यूज से आप ये बता सकते हो कि आपका जो कैटायन है किसी भी आयनिक क्रिस्टल के अंदर कैटायन किस तरीके से मैं अभी ना क्लास के अंत में लिख दूंगा, वैसे डाल देना शुभम श्रीवास्तव और फिर इसके बाद ऐसे एक बार बना के केमिस्ट्री लिख देना, आ जाएगा, ठीक है। या मैं इसी में अभी लिंक शेयर कर देता हूँ, ठीक है। लिंक आप लोगों को कमेंट पे मैं शेयर कर दूंगा, वैसे लिंक तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है,
ओके, तो डोंट वरी, सारी चीजें मिल जाएंगी, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। मुझे बस लास्ट में एक बार रिमाइंड करा देना, ठीक है। तो ये हो गया आपका लिमिटिंग रेडियस रेशियो इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो फिर से यही चीज आ गई, कह रहा है क्रिस्टलाइन सॉलिड ए बी हैज NaCl टाइप स्ट्रक्चर विथ रेडियस, एनायन का रेडियस दे दिया है 250, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटायन कैन बी मेड टू स्लिप इनटू टेट्राहेड्रल साइट्स, ठीक है। तो भाई NaCl टाइप, NaCl टाइप, NaCl टाइप का मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। सो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 है तो 0.414 से 0.414 से ये रेंज कहां तक का होगी, रेडियस रेशियो की रेंज 0.414 से 0.732 तक, जो भी रेडियस रेशियो दे रहा होगा उसको बीच में यहां पर रखा जा सकता है, ठीक है। तो आओ देखते हैं 180 डिवाइडेड बाई 250 कितना हो जाएगा, 180 डिवाइडेड बाई 250 है, 180 डिवाइडेड बाई 250, 180 डिवाइडेड बाई 250 कितना हो गया, 250, 0.72, यहां आ रहा है रेडियस रेशियो 0.72, ठीक है। इट कैन बी डन, ठीक है। 56 डिवाइडेड बाई 250 कितना आ रहा है, 56 डिवाइडेड बाई 250, 56 डिवाइडेड बाई 250, तो ये आ रहा है 0.224, तो 0.224 नहीं हो सकता, ठीक है। 200 डिवाइडेड बाई 250 कितना आ रहा है, 4/5, 4/5 मतलब 0.8, 0.8 मतलब नहीं आ सकता। 150 डिवाइडेड बाई 250 यानी कि 3/5, 3/5 का मतलब क्या हुआ, 3/5 का मतलब 0.6 हुआ, तो 0.6, अच्छा टेट्राहेड्रल साइट कह रहा है, टेट्राहेड्रल साइट कह रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो यार कहाँ गया, ओफो, हाँ, which of the following cation can be made to sleep in tetrahedral site, तो टेट्राहेड्रल साइट, टेट्राहेड्रल साइट के लिए होता है 0.225 से 0.414, है ना भाई। तो ये देखो ये 0.72 है यानी कि ये ऑक्टाहेड्रल वर्ल्ड में जाएगा, 0.224 है, 0.224 है ये जाएगा टेट्राहेड्रल वर्ल्ड में, 0.8 है ये क्यूबिकल वर्ल्ड में जाएगा, ये ऑक्टाहेड्रल वर्ल्ड में जाएगा। टेट्राहेड्रल वर्ल्ड में कौन जा पाएगा, सेकंड वाला जा पाएगा। सबको समझ आया कि ये कैसे हुआ, सेकंड वाला कैसे जा पाएगा, बोलो यार, बोलो 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 बोलो। अरे टेट्राहेड्रल वर्ड में पूछ रहा है ना, तो टेट्राहेड्रल वर्ड जाने के लिए तो आपका ये जो लिमिटिंग रेडियस रेशियो होना चाहिए 0.225 से 0.414 के बीच होना चाहिए ना, तो आपका क्या आएगा, बी ऑप्शन आएगा। सो देख रहे हो ना, लिमिटिंग रेडियस रेशियो, मैंने अभी सुबह ही बात बताई थी कि थ्योरी पढ़ के कुछ नहीं उखड़ने वाला है ना। लिमिटिंग रेडियस रेशियो छोटा सा कंसेप्ट है, उस पर देखो कितने एप्लीकेशन हो सकते हैं। सो ट्राई टू, हाँ 0.225 से ज्यादा होना चाहिए, ओ 0.225 से ज्यादा होना चाहिए, तो ये अप्रोक्सीमेटली सही आ रहा है ना, अप्रोक्सीमेटली उतना आ रहा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इतना चलता है, मतलब अप्रोक्सीमेशन हो सकता है हमसे कैलकुलेशन में आगे पीछे हो गया हो, तो इतना चलता है कि टेट्राहेड्रल साइट में स्लिप करने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन यही है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे, एक बार रेशियो बता दूं, किताब देख लेना यार, बता तो दिया। देखो ट्रायंगुलर वर्ड के लिए 0.155 से लेकर के 0.225 तक, टेट्राहेड्रल वर्ड के लिए 0.225 से लेकर 0.414 तक, ऑक्टाहेड्रल के लिए 0.414 से 0.732 तक, और क्यूबिकल वर्ड के लिए 0.732 से 0.999 तक, ठीक है। रिपीट करके देख लेना या नोट कर लेना, ओके। चलो, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ MgO, तो रॉक सॉल्ट में फॉर्मूला यूनिट्स 4 होती हैं, जिंक ब्लेंड में क्या होती हैं, 4 होती हैं, और ये FCC बना रहा है तो FCC में भी 4 होती हैं। सो 444, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। समझ आया ना बात, क्लियर हो सब लोग यहां तक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। An element crystallizes in a BCC lattice. Nearest neighbor and next nearest neighbor of the elements are respectively. Nearest neighbor का मतलब क्या होता है, nearest neighbor, इसका मतलब होता है फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर, है ना। सेकंड नियरेस्ट का मतलब क्या होता है, सेकंड नियरेस्ट का मतलब होता है सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। तो आप ये देखो BCC कोई बना रहा है, एन एलिमेंट क्रिस्टलाइजेज इन अ BCC, सो लेट अस सी हाउ दिस इज क्रिस्टलाइजिंग। सो ये रहा अपना यूनिट सेल,
थोड़ा सा गंदा बन जा रहा है यार। ओफो, बहुत गंदा है। मिटो मिटो मिटो, मिट जाओ भाई तुम। हाँ चलो अगला। देखो देखो बीसीसी में क्या होता है, दिस इज बॉडी सेंटर, दिस इज बॉडी सेंटर, और ये अरेंज्ड है यहाँ पर, कॉर्नर अकुपाई होते हैं और बॉडी सेंटर अकुपाई होता है, और इस तरीके से होता है, कॉर्नर एक दूसरे के एडजेसेंट को नहीं टच करते हैं। वो टच किसको करते हैं, केवल और केवल बॉडी सेंटर वाले को टच करते हैं, ठीक है। तो दिस इज बीसीसी, ठीक है, देख लेते हैं देख लेते हैं, ठीक है देख लेते हैं, ठीक है। इट्स अ काइंड ऑफ सीएससीएल। तो 8:8 वो तो फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर तुम बता रहे हो, और सेकंड, फर्स्ट तो 8 होगा, फर्स्ट तो 8 होगा, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सेकंड में लोचा है थोड़ा सा। तो देखो यहाँ पर कंडीशन ऐसी है कि दे आर टचिंग ईच अदर, ये वाला सीन है कि ये इसको टच कर रहा है, ये इसको टच कर रहा है, ये भी इसे टच कर रहा है, ये इसको टच कर रहा है, ये इसको टच कर रहा है, ठीक है। तो 8 जगह से टच हो रहा है, सबको टच कराती हूँ ना यार, हाँ ठीक है, 8 जगह से टच हो रहा है। सो दिस इज द फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर तो अपना 8 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड नियरेस्ट क्या है, सेकंड नियरेस्ट क्या है, सेकंड नियरेस्ट में हमको क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो दो, ये जो दो एलिमेंट हैं, ये दो कॉर्नर एक दूसरे के, है ना, एडजेसेंट कॉर्नर्स, ये सेकंड नियरेस्ट हुआ ना। सेकंड नियरेस्ट तो अगली दूरी तो यही है सबसे क्लोज। तो ये कितने होते हैं, अब ये देखो, इसको ये टच करने वाला इधर एक होगा, इधर भी एक होगा, और इधर भी एक होगा इसी क्रम में। ओके, तो कितने हो गए, इसको सेकंड नियरेस्ट टच करने वाले कौन कौन है, 1 2 3 4 5 6। सो सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर शुड बी 6। सो द आंसर क्या होना चाहिए, 8 और 6 होना चाहिए आपका आंसर। ओके, आंसर 8 और 6 होना चाहिए। आई होप सबको समझ आ गया होगा, सबको समझ आ गया होगा कि ये कैसे होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बी सही होगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं आगे। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री इन अ क्यूबिक क्रिस्टल, ठीक है। सो कभी जब मैं पढ़ाऊंगा, कभी जब पढ़ाऊंगा, सो आप लोगों को एलिमेंट ऑफ सिमेट्री में डिटेल में समझाऊंगा। अभी आप ये जान लो, टोटल एलिमेंट ऑफ सिमेट्री इन अ क्यूब आर 23, ठीक है, आर 23। सभी लोगों को समझ आ गया, सभी लोगों को समझ आ गया, है ना। क्या होता है इसमें, कुछ एक्सिस ऑफ सिमेट्री होते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री होते हैं, पॉइंट ऑफ सिमेट्री होता है, 23 होता है। बाकी किसी दिन जब क्लास लूंगा, सॉलिड स्टेट पढ़ाऊंगा, तो वहां मैं डिटेल में समझा दूंगा, है ना। क्योंकि केवल जो है आप लोगों को एक्सिस ऑफ सिमेट्री बताने में आधा घंटा चला जाएगा, ठीक है। सो 23 होते हैं, ठीक है। और एक्सिस ऑफ सिमेट्री में याद रखना, 2 फोल्ड, 3 फोल्ड और 4 फोल्ड, 3 तरीके के एक्सिस ऑफ सिमेट्री होते हैं। तो पढ़ लीजिएगा एक बार। पायरो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल प्रोड्यूसेस फीबल इलेक्ट्रिक करंट ऑन। तो पायरो इलेक्ट्रिक का मतलब होता है, पायरो, पायरो का मतलब होता है थर्मल, ठीक है, हीट। हाँ हाँ, C2 C4 वाले, ठीक है, C2 C4 C3, तीन तरह, वही 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। पायरो, जैसे पायरोलिसिस जानते हो ना, पायरोलिसिस क्या होता है, पायरोलिसिस, पायरोलिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन ड्यू टू हीट, ड्यू टू टेम्परेचर। सो पायरो इलेक्ट्रिक का मतलब होता है, अगर आप, पायरो इलेक्ट्रिक का मतलब होता है कि जो
थर्मल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल दे। सो भाई थर्मल एनर्जी कौन है? हीटिंग को जो इलेक्ट्रिक करंट में बदल दे उसको हम पायरो इलेक्ट्रिक कहते हैं। इसी तरीके से पीजो इलेक्ट्रिक होता है, जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, उसको हम पीजो इलेक्ट्रिक कहते हैं। तो यहाँ पायरो इलेक्ट्रिक कह रहा है, तो पायरो इलेक्ट्रिक क्या करेगा? आपका हीटिंग को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल करंट में। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पायरोलिसिस टूटना होता है, पायरो इलेक्ट्रिक मतलब होता है जो पायरो मतलब हीट को इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट करते हैं। और इस पे यार बहुत एप्लीकेशन आजकल लोग बना रहे हैं, तुम विश्वास नहीं करोगे, केवल इतना सा फंडा है पायरो इलेक्ट्रिक का मतलब ये होता है। तो इस पे रिसर्च भी चल रही है। कुछ लोग ये देख रहे हैं कि अगर हम चलते हैं, मान लो हमने जूते पहन रखे हैं, तो हमारे चलने से वहां हीट जनरेट होती है ना। सो अगर हम उस हीट से मोबाइल चार्ज कर सके तो वहां पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर लगा दें। तो बहुत सारे इस पे रिसर्च चल रहे हैं। और पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर जो होते हैं वो तो बहुत महंगे आते हैं। ठीक है, वो तो तुम देखोगे बहुत महंगे आते हैं। उनमें बहुत सारे एप्लीकेशन, बहुत सारी चीजें बन भी चुकी हैं। ठीक है, अभी बताता हूं अगर आता है वो तो। एफ सेंटर इन एन आयनिक क्रिस्टल आर। एफ सेंटर क्या आता है? एफ सेंटर सबको पता है? एफ सेंटर सबको पता है? नहीं पता है तो मैं समझा देता हूं, बोलो। फाब सेंटर्स होता है। एफ सेंटर का मतलब फेस सेंटर नहीं होता है। एफ सेंटर जिन बच्चों को लग रहा है फेस सेंटर, उनको बता दूं, एफ सेंटर मतलब होता है फाब सेंटर। ठीक है, और फाब, फाब स्टैंड्स फॉर कलर। ओके, है ना? राज, यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग। तो कलर क्यों आता है फाब सेंटर में? देखो होता क्या है, सुनो, ध्यान से सुन लेना सब लोग। जैसे हमारे पास मान लो कोई भी आयनिक क्रिस्टल है, लेटेस्ट से हमारे पास ये एक आयनिक क्रिस्टल है, इसमें कैटायन है, एनायन है, कैटायन है, एनायन है, कैटायन है, एनायन है। दीज आर नॉट इलेक्ट्रॉन्स, दे आर एनायंस। अब अगर गलती से एक एनायन यहां से मिसिंग हो जाए, एनायन निकल गया, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी खत्म होती है और उस वैकेंसी को कोई एक इलेक्ट्रॉन आके अपनी जगह ग्रहण कर ले। ठीक है, सो जहां एनायनिक वैकेंसी हुई, द एनायनिक वैकेंसी ऑक्युपाइड बाय इलेक्ट्रॉन is known as F center. Anionic vacancy occupied by electron is F center. तो अब तुम कहोगे भाई इसको आपने F center क्यों कह दिया? इलेक्ट्रॉन अपनी जगह ऑक्युपाई कर रहा है तो उसको आपने वो क्यों कह दिया? क्यों कह रहे हो आप कि ये क्या बोलते हैं, एफ सेंटर क्यों करो कलर? तो भाई जब भी आप लोगों ने वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर पढ़ा था ना, स्ट्रक्चर ऑफ चैप्टर में एटम में हमने क्या देखा था कि इलेक्ट्रॉन का जब ट्रांजिशन होता है, ट्रांजिशन फ्रॉम मतलब इलेक्ट्रॉन अगर मूव करता है तो वो एनर्जी रेडिएट करता हुआ निकलता है ना, बहुत शो ऑफ करता हुआ निकलता है, एनर्जी रेडिएट करता हुआ है। तो अब वो एनर्जी जिस वेवलेंथ की होगी उस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग कलर आपको दिखाई देगा ना। सो व्हेनेवर देयर इज ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट रिजल्ट इन सम कैरेक्टरिस्टिक कलर। तो इस वजह से वहां जब जब वो अपनी जगह ऑक्युपाई करता है तो कलर एक कैरेक्टरिस्टिक कलर शो करता है। दैट इज वाई व्हेन दैट पोजीशन इज ऑक्युपाइड बाय, व्हेन दैट पोजीशन इज ऑक्युपाइड बाय इलेक्ट्रॉन, है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम फाफ सेंटर कहते हैं। सो इट इज लैटिस साइड, इट इज अ लैटिस साइड, नॉट इंटरस्टिशियल साइड। There is a difference between interstitial site and lattice site. Lattice site is a well-defined place, is a well-defined point within a crystal. एंड इंटरस्टिशियल साइट क्या होता है? लैटिस साइट्स के बीच में जो स्पेस बचता है उसको हम इंटरस्टिशियल साइट कहते हैं। सो इन केस ऑफ एफ सेंटर इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है? जहां से एनायन आया है। और एनायन कहां रहा होगा? एनायन रहा होगा तुम्हारे इस पे लैटिस पॉइंट पे रहा होगा। सो लैटिस साइट कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन दैट इज एफ सेंटर। So first option should be correct. Interstitial site, no. Lattice site that are vacant, no. They are not vacant, they are occupied by electrons. Interstitial site containing electron, no. Interstitial site is not the answer. So lattice site containing electrons are known as, ठीक है, क्या बोल रहा है? When heated, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सोडियम वेपर के साथ जो येलो कलर आता है that is an example of क्या चीज? F center। और क्या बोल रहे हो? कलर डिस्पर्स करता है, ठीक है, NaCl साइकिल से पहले के फ्रिक्शन फोर्स से जलता है, वैसे ही कुछ भर के मोबाइल चार्ज। अब यार पता नहीं क्या बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, समझ आ गया होगा सबको कि ये कैसे एफ सेंटर का फंडा आया। इसी में एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, कि जहां एफ सेंटर आ रहा है वो किस तरीके का डिफेक्ट है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट है या मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट है। तो आप देखो
फॉब सेंटर जब आ रहा है तो एनायन अपनी जगह छोड़ रहा है, तो पहले इनका मेटल और एनायन का, है ना, मेटल और एनायन का कुछ ना कुछ रेशियो रहा होगा। अभी एनायन कम हो गया ना, तो मेटल एक्सेस, सो एफ सेंटर का मतलब होता है, एफ सेंटर अगर आ रहा है सो इट इज अ मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि एफ सेंटर जहां भी आता है वो मेटल एक्सेस डिफेक्ट होता है। ओके, चलें आगे। अब देखो, वे ये तो बता देना चाहिए यार तुम लोगों को, व्हेन एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप 14 इज डोप्ड विद एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15, ग्रुप 15 पेंटावेलेंट टेट्रावेलेंट, एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, नेगेटिव एन टाइप सेमीकंडक्टर, डोपिंग विद 15 ग्रुप एम टाइप सेमीकंडक्टर, डोपिंग विद 13 ग्रुप पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है। इतना तो भाई अब तो पता ही हो गया होगा, फिजिक्स फिजिक्स भी पढ़ ली होगे। ठीक है, तो क्या बनेगा, एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर विल बी फॉर्म्ड, है ना, बिल्कुल बिल्कुल बी ऑप्शन। सब लोग ओके भाई, किसी को कोई किसी प्रकार की चिंता तो नहीं है, सबको समझ आ रहा है? हाँ, बोलो 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 बोलो, किसी को कोई दिक्कत? अरे भैया हाँ या ना कुछ तो बोलोगे, तुम लोग तो बड़े इग्नोरेंट हो। हाँ, ठीक है, चलो ठीक है, समझ आ गया, अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए। अच्छा, एंटी फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी इज गिवन एज, जरा जल्दी से इसका आंसर कर दो, 10 सेकंड के अंदर आंसर कर दो। एंटी फेरोमैग्नेटिक का आंसर जल्दी 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 जल्दी, बिल्कुल चिंता होनी भी नहीं चाहिए, स्ट्रेस को गोली मारो। हाँ, कहा भैया बताओगे कि नहीं बताओगे, जल्दी बताओ यार, 10 सेकंड का टाइम दिया हूं, तुम लोग तो 10 मिनट मान के चल रहे हो। हैं, सबको हिंदी समझ आती है ना, कोई अंग्रेज तो नहीं है। ठीक है, देखो एंटी फेरोमैग्नेटिक का मतलब होता है, एंटी फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक में सारे के सारे स्ट्रांगली एक ही डायरेक्शन में क्या होते हैं, अलाइन हो जाते हैं। ठीक है, फेरी मैग्नेटिक में क्या होता है, फेरी मैग्नेटिक में कुछ अप होते हैं कुछ डाउन होते हैं। ठीक है, लेकिन रिजल्टेंट नॉट जीरो। ठीक है, तो ये कुछ ना कुछ पैरामैग्नेटिक होता है। एंटी फेरोमैग्नेटिक में, एंटी फेरोमैग्नेटिक में क्या हो जाता है, एंटी फेरोमैग्नेटिक में नेट जीरो हो जाता है ना, जितना अप होगा उतना ही डाउन होगा, जितना अप होगा उतना ही डाउन होगा। ठीक है, सो एंटी फेरोमैग्नेटिक टोटल नेट जीरो आता है, नेट नॉट इक्वल टू जीरो आता है, इसमें भी नेट नॉट इक्वल टू जीरो आता है, लेकिन इसमें नेट एक ही डायरेक्शन में होता है, इसमें नेट एक ही डायरेक्शन में नहीं होता है। ठीक है, ओके, सी ऑप्शन इज करेक्ट। कोई नहीं यार। चलो समझ आ गया ना सबको, चलो बढ़ते हैं, ये वैसे आना चाहिए। अब देखो अभी अभी बताए हैं, इन एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, इसको दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा। अलाइनमेंट्स और मैग्नेटिक एडिटिव, अलाइनमेंट्स ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट्स इन वन डायरेक्शन इज कंपनसेटेड बाय अलाइनमेंट इन द अपोजिट डायरेक्शन, अलाइनमेंट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट डज नॉट टेक प्लेस, अलाइनमेंट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट्स वेरीज विद द, नहीं 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 नहीं, पूरा कंपनसेशन हो जा रहा है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अभी अभी हमने देखा, देखो है ना, कि वन डायरेक्शन ऑफ अलाइनमेंट इज टोटली कंपनसेटेड बाय द अलाइनमेंट इन सेकंड डायरेक्शन, तो सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। बढ़े आगे, बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी अभी बात किया मैंने पीजो इलेक्ट्रिक और पायरो इलेक्ट्रिक। पायरो इलेक्ट्रिक मैंने क्या बताया था, पायरो इलेक्ट्रिक बताया था ना कि जो थर्मल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल दे। पीजो इलेक्ट्रिक क्या होता है, जो मैकेनिकल एनर्जी को, मैकेनिकल एनर्जी को क्या करे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं तुम लोगों को एक बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल देता हूं। तुम लोग यार वेट कभी मेजर किया हो अपना, वेट मेजर करने जाते हो, वेट मेजरिंग मशीन होती है, तो उस पर खड़े होते हो, खड़े होते हो तो देखते हो कि सामने बता देता है कि इतना वेट है तुम्हारा, तो वो तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है। ठीक है, तो तुम जो खड़े हुए हो वहां जो मैकेनिकल स्ट्रेस डाले, ठीक है, मैकेनिकल स्ट्रेस डाला ना तुमने वहां पर, तो वो मैकेनिकल स्ट्रेस को किस में बदल दिया, इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस में बदल दिया। समझ आई बात, उसको हम कहते हैं पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर। आया बात समझ में, प्रेशर का मेजरमेंट कर रहा है, तो ये जो है तुम्हारा पीजो इलेक्ट्रिक। खैर उतना फिजिक्स मुझे नहीं आती, फिजिक्स वाले सर से बात कर लेना। चलो, दे प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिकल, ना 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 ना,
दे प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल करंट व्हेन मैकेनिकल स्ट्रेस इज अप्लाइड। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट। दे आर इंसुलेटर, ये तो एब्सर्ड बात है। दे आर मैग्नेटिक, ये भी एब्सर्ड बात है। पीजो इलेक्ट्रिक का मतलब होता है कोई भी जो क्या करे, जो मैकेनिकल स्ट्रेस को बदल दे, किसमें, इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। मान लो तुमको फूक रहे हो किसी चीज पे, और फूक रहे हो, तुमको ये पता करना है तुम्हारी फूक का प्रेशर क्या है, और यहाँ पे एक डिवाइस लगा हुआ है वो बता रहा है कि इतना प्रेशर आ रहा है, 2 एटमॉस्फेयर 1 एटमॉस्फेयर। सो जो तुम फूक रहे हो वो क्या है, दैट इज अ मैकेनिकल स्ट्रेस। और उसको वो जो सेंसर लगा हुआ है, जो डिवाइस लगा हुआ है, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल के तुमको दिखा रहा है भाई तुम 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो या 1 एटीएम प्रेशर जो भी कर रहे हो। ठीक है, प्रेशर इलेक्ट्रिक समझाइए सर एक बार। अबे भाई मान लो आजकल बहुत सारी मशीनें आती है ना, जो जैसे मान लो थर्मामीटर है। थर्मामीटर क्या करता है, थर्मामीटर आजकल आते हैं ना इलेक्ट्रिक वो वाले, डिजिटल वाले। तो वो क्या करता है, तुम्हारे बॉडी का हीट मेजर करता है, या किसी डिवाइस का हीट मेजर कर रहा है, वो हीट एनर्जी ले रहा है और उसको तुमको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बता रहा है। तो वो तो क्या हो गया, पायरो इलेक्ट्रिक सेंसर हो गया। अब कहीं तुम प्रेशर लगा रहे हो, प्रेशर इज मैकेनिकल स्ट्रेस, कितना प्रेशर लगा रहे हो उसको अगर डिजिटल तुम पढ़ पा रहे हो, तो यानी कि वहां जो सेंसर लगा हुआ वो कैसा सेंसर है, पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर है, जो मैकेनिकल को किसमें कन्वर्ट कर दे रहा है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दे रहा है। आई बात समझ में, बहुत सिंपल शब्दों में समझा दिया मैं। और ये केमिस्ट्री क्लास चल रही है, पता नहीं कहाँ तुम लोग मुझको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में घुसा रहे हो। अरे ठीक है, कोई बात नहीं, चलें आगे, चलें आगे यार, सबको आ गया समझ में, चलें यार, चलो भाई। When a crystal having rock salt type geometry is heated, the presence of its metal vapor, then defect in it will be। अरे भैया जब मेटल वेपर के प्रेजेंस में गर्म किया जाता है तो एफ सेंटर आता, अभी किसी ने बताया ही था, और एफ सेंटर अभी मैंने बताया क्या है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट है। लो सेम बात मैं बोला था ना सुबह, फिर से वही चीज बोल रहा हूं कि थ्योरी तुम 100 बार पढ़ डालो, क्वेश्चन अगर तुमने नहीं किए तो क्वेश्चन नहीं होगा, मतलब कोई फ्रूटफुल चीज नहीं आएगी। सो दीज आर द एप्लीकेशन पार्ट्स, यू कैन सी द ब्यूटी, है ना। मेटल एक्सेस डिफेक्ट थ्योरी तो कोई भी पढ़ के आ जाएगा, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, और वो 100 बार पढ़ के आया हुआ मेटल एक्सेस डिफेक्ट, क्वेश्चन एक भी नहीं किया हुआ है, वो यहाँ गोली खा जाएगा, है ना, बोल्ड हो जाएगा वो, क्लीन बोल्ड। सो भाई क्वेश्चंस करा करो खूब, थ्योरी 50 बार मत पढ़ा करो, थ्योरी 2 बार पढ़ लिया समझ लिया, आप क्वेश्चन करना है। सो व्हाट इज द आंसर, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, बिल्कुल। नीट नहीं नीता है, क्या बोल रहे हो भाई तुम, हिंदी में बोलो यार, मुझे हिंदी आती है, दूसरा फारसी और सी नहीं आता मुझको। हिंदी में पूछा करो या अंग्रेजी में पूछ लिया करो, अंग्रेजी भी थोड़ी बहुत आती है मुझे। हाँ, चले आगे। हाँ देखो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कह रहा है द मास परसेंटेज ऑफ Fe3+ आयंस प्रेजेंट इन Fe0.93O 1.0 इज, ठीक है। NaCl हीट ना करे तो शॉर्टकी होगा ना। अब यार वो तो डिपेंड करता है, देखना पड़ेगा यार दिए हुए डेटा के बेसिस पे, ठीक है। आओ पहले ये वाला क्वेश्चन करते हैं, Fe0.93O1, ठीक है। तो 100 मान लेते हैं, लेट अस एज्यूम 100 मॉलिक्यूल्स, 100 मॉलिक्यूल्स। तो Fe कितने हो जाएंगे, Fe एटम्स कितने हो जाएंगे, 93 हो जाएंगे, O कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे, ठीक है। और फॉर existence of this molecule, electrical neutrality must be followed, electrical neutrality must be followed, मतलब पॉजिटिव चार्ज, टोटल पॉजिटिव चार्ज मस्ट बी इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। सो भाई होना तो चाहिए था Fe2+, लेकिन यहां कुछ ना कुछ आ गया है, क्या Fe3+ भी आ गया। सो इसमें हम मान लेते हैं कि Fe3+ x है, सो Fe2+ कितना होगा, Fe2+ कितना हो जाएगा, 93 - x हो जाएगा। वो तुम्हारा 100 है ही, तो चार्ज बैलेंसिंग लगा देते हैं भाई, कैटायनिक चार्ज मस्ट बी इक्वल टू एनायनिक चार्ज। तो x इंटू +3 प्लस 93 - x इंटू +2 शुड बी इक्वल टू 100 इंटू 2, बिकॉज ऑक्साइड पे 2 का चार्ज होता है। सो ये आ जाएगा 3x प्लस 93
18 186 माइनस 2x इज इक्वल टू 200। सो आपका x इज इक्वल टू आ गया 200 माइनस 186। सो x इज इक्वल टू आ गया कितना 14। सो व्हाट इज द परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ Fe3 प्लस कितना हो गया इस 93 मॉलिक्यूल्स 93 एटम्स में से आपके 14 क्या है Fe3 प्लस है। सो व्हाट विल द परसेंटेज 14 डिवाइडेड बाई 93 इंटू 100। सो सर बहुत लेट रिप्लाई पहुंच रहा है यूट्यूब। अच्छा ऐसा कर रहे हैं। अरे तुम टेंशन ना लो यार, एकदम आंसर सही पहुंच रहा है ना। चलें आगे देख लेते हैं, जरा कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। नेट स्पीड अच्छी वाली ले लो ना यार, एकदम लगाओ जो है, इतना बढ़िया बढ़िया नेट स्पीड आ रहा है, 100 Mbps वाला स्पीड लगवा लो, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। देखो जब इसको हम सॉल्व किए तो हमको जो आंसर मिल रहा है वो मिल रहा है 15.05%। भाई मैं तो 15 मान के चलूंगा क्योंकि यही मुझे ऑप्शन दिख रहा है। सो Fe3 प्लस फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ना, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सबको आया भाई समझ में? बिल्कुल ए आएगा। अब इसी में एक चीज और क्वेश्चन डिस्कस हो रहा है तो एक चीज और बता दें, ये कौन सा डिफेक्ट है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट है या मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट है? आप खुद ही देख लो, रेशियोज पता चल रहा है ना। मेटल का परसेंटेज नॉन मेटल के परसेंटेज से क्या है, थोड़ा सा कम है। सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ठीक है, ये भी याद रखना। ठीक है, अगर किसी का फॉर्मूला ये दिया हुआ है, पूछ ले भैया ये क्या है है ना, कि आपका जो है कुछ कुछ ये हाई मतलब हाई वैलेंसी वाले कैटायंस ने लोअर वैलेंसी वाले कैटायंस को रिप्लेस कर दिया है, तो ये कैसा डिफेक्ट होता है? तो भाई इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बैलेंस करने के लिए कुछ ना कुछ एलिमेंट्स ये एटम्स को निकलना पड़ेगा। सो वो कैसा आ जाएगा, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट आ जाएगा। बिल्कुल 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 एकदम। चलते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ब्रैक्स इक्वेशन? तो ब्रैक्स इक्वेशन कितने लोगों को पता है, कितने लोगों को नहीं पता है भैया? ब्रैक्स इक्वेशन पता है सबको? आगे चल के डॉक्टर बनोगे या बायोलॉजिस्ट बनोगे, एक्सआरडी करोगे, एक्सआरडी में यही यूज होता है ब्रैक इक्वेशन, एक्सरे डिफ्रैक्शन। बोलो 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 बोलो, पता है कि नहीं पता है? बताओ जल्दी बताओ, ब्रैक्स इक्वेशन पता है कि नहीं पता? नहीं पता है फिर मैं पूरा समझाऊंगा, और पता है तो मैं तुरंत आंसर करूंगा। बोलो भैया। अबे कोई आंसर क्यों नहीं कर रहा है, जल्दी बताओ, आता है नहीं आता है? सबको पता है इसका आंसर क्या होगा? या ब्रैक्स इक्वेशन क्या होती पता है? बिल्कुल, बहुत चलो अच्छी बात है। अच्छा जिसको नहीं पता मैं बता दूं, देखो जैसे सॉलिड में ये सब है, मान लो ये दो प्लेन्स ले लेते हैं, इन प्लेन्स में ये एटम्स होंगे और इनके बीच की अगर डिस्टेंस डी ठीक है ना, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस निकालने के लिए ये यूज किया जाता है। और यहां से तुम एक लाइट गिराओ तो ये लाइट रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है, लाइट रिफ्लेक्ट होगी। और फिर इसके बाद ये पैरेलल बीम आ रही है, तो कुछ यहां से जाएगी कुछ यहां से जाएगी। ओके, ये प्लेन हो गया और ये नॉर्मल हो गया, ठीक है। तो यहां से ये d हो गया, अगर ये वेवलेंथ इसकी लैम्डा है, ठीक है, तो एक रिलेशन आती है, इसका पूरा बढ़िया सा डेरिवेशन है, वो आता है n लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। n लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। तो यहां पर क्या है, d क्या है, प्रेजेंट द डिस्टेंस बिटवीन, बिल्कुल सही बोल रहा है ये, है ना। इनकरेक्ट पूछा है, कह रहा है कि थीटा रिप्रेजेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये भी सही बोल रहा है। एन रिप्रेजेंट्स ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन, ये भी सही बोल रहा है। तो कह रहा है लैम्डा रिप्रेजेंट्स वेवलेंथ ऑफ यूवी रेज यूज्ड। यूवी नहीं, एक्स रेज यूज होती हैं यहाँ पे, क्या यूज होती है, एक्स रेज यूज होती हैं। सो इट मींस दिस वन इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो सेकेंड हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये दिस इक्वेशन इज द बेसिस फॉर दिस ब्रैक्स इक्वेशन, दिस ब्रैक्स इक्वेशन is the basis for XRD टेक्नोलॉजी। XRD सबको पता है ना, एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो XRD याद रखो तो तुमको खुद ही याद रहेगा कि एक्सरेज
हाँ, यूवी नहीं होगा। भाई हॉस्पिटल में नेट नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, तार लेके पहुंचू बताओ। तुम आ जाओ, नेटवर्क एरिया में आ जाओ ना। चले आगे। ठीक है, आप लोग एक बार ब्रैक्स इक्वेशन जाके देख लीजिएगा, ब्रैक्स इक्वेशन। ठीक है, काफी हद तक क्लियर हो जाएंगे। पाथ डिफरेंस से लगाते हैं, आपने फिजिक्स, यहाँ थोड़ी सी फिजिक्स यूज होगी कि फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है ना, टू एन लैम्डा होना चाहिए, तो एन लैम्डा इज इक्वल टू पाथ डिफरेंस होना चाहिए। पाथ डिफरेंस यहाँ 2d साइन थीटा आता है, कैसे आता है आप एक बार वो देख लीजिएगा। ठीक है, देख लीजिएगा, नहीं आएगा तो कभी पढ़ाऊंगा तो मैं ये डिटेल में पढ़ा दूंगा। ओके, देखो क्या कह रहा है अब कि द साइट लेबल्ड एज एक्स इन एफसीसी अरेंजमेंट इज, भैया ये क्या दिख रहा है, अब तो ये तो बहुत आराम से आंसर कर लेना चाहिए। दिस इज नथिंग बट एज सेंटर, दिस इज एज सेंटर। और एज सेंटर का कंट्रीब्यूशन कितना आता है, 1/4 आता है। 4 यूनिट सेल्स के बीच ये शेयर होता है, तो फेस विद, भाई फेस तो नहीं है यार ये, एज विथ 1/4 कंट्रीब्यूशन, कॉर्नर भी नहीं है, टेट्राहेड्रल वॉइड भी नहीं है, तो दिस इज एज सेंटर विथ 1/4 कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन, सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। ओके, चले आगे। देखो कह रहा है इफ ए इज द लेंथ ऑफ यूनिट सेल देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, है ना। तो यार देख लेते हैं हम, ए क्या है, यूनिट सेल की लेंथ है, तो एज लेंथ है ना। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर सिंपल क्यूबिक रेडियस, रेडियस ऑफ मेटल, बीसीसी, ये देख लेते हैं। सिंपल क्यूबिक के लिए क्या होता है, सिंपल क्यूबिक में, सिंपल क्यूबिक में लाइन ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, लाइन ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज एज। तो एज कितना होता है ए, और इस पे दो एटम्स एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं, तो 2r इज इक्वल टू ए आता है, यानी कि r इज इक्वल टू ए बाई 2 आ जाता है। सिमिलरली, सिमिलरली एफसीसी में लाइन ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, लाइन ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज द फेस डायगोनल। तो फेस डायगोनल पे देखो दो एटम्स टोटल टच कर रहे होते हैं, तो 4r हो जाता है, और ये √2a होता है। सो r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, √2a डिवाइडेड बाई 4, यानी कि a बाई 2√2 आएगा। ओके, और इन केस ऑफ, इन केस ऑफ क्या चीज, इन बीसीसी, बीसीसी लाइन ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच is the body diagonal, और वहां भी 4r ही होता है, और √3 के बराबर होता है, तो r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, √3a/4 आ जाएगा। सो इस हिसाब से हमको जो दिख रहा है, सारे के सारे ही ऑप्शन करेक्ट हैं, तो ऑल ऑफ दीज करेक्ट हो जाएगा, डी आएगा बिल्कुल। ऑर्गेनिक क्यों नहीं किए रंजीता सर, फिजिकल के बाद करवाएंगे। ऑर्गेनिक मैंने बोला था ना रंजीता, एक बार सब करा लेने दो ना पूरा, अभी तो फिजिकल चल रही है, फिजिकल खत्म होगी ऑर्गेनिक कराऊंगा, ऑर्गेनिक खत्म होगी इनऑर्गेनिक कराऊंगा, है ना। मैं क्यों नहीं कराऊंगा, है ना, उसमें मैं, मुझे क्या दुश्मनी है तुम लोगों से कि ये मैं नहीं कराऊंगा वो नहीं कराऊंगा। ठीक है, मैं सब कराऊंगा, लेट मी कंप्लीट एवरीथिंग ना, सीक्वेंस में चलने दो ना। आपको कोई दिक्कत है अगर ऑर्गेनिक में किसी चीज में डाउट आ रहा है, तो आप डाउट पोस्ट कर दिया कीजिए। ठीक है, डाउट आप मुझे वो टेलीग्राम पे भेज दिया कीजिए, मैं आपका डाउट सॉल्व कर दूंगा। लेकिन अभी जैसे चैनल पे चल रहा है, तो जब सीक्वेंस में चल रहा है तो फिजिकल कंप्लीट करा लेंगे ना। ठीक है, बढ़ाते हैं आगे। करा क्रिस्टलाइन सॉलिड ए बी एडॉप्ट्स सोडियम क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर, सोडियम क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर है ना भैया, NaCl, रॉक सॉल्ट। समझ आया ना रॉक सॉल्ट क्या होता है, अभी बनाता हूं। स्ट्रक्चर विथ एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल ए इज इक्वल टू दिया हुआ है 745 पिकोमीटर, एंड द फॉर्मूला मास इज इक्वल टू 74.5 AMU। ठीक है, तो डेंसिटी क्या होगी, तो यार इसमें देखो सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, रो इज इक्वल टू ZM अपॉन NA ए क्यूब, ये सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, जस्ट अप्लाई इट। डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर में पूछा हुआ है, तो पिकोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देना, है ना। तो देखो रो क्या हो जाएगा, Z होता है, Z का मतलब क्या होता है, कंट्रीब्यूशन ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स। सो भाई NaCl के एक क्रिस्टल, एक यूनिट सेल में
4 फॉर्मूला यूनिट्स होती हैं, तो जेड की वैल्यू आप 4 रखोगे, एम की वैल्यू आपको 74.5 दिया ही हुआ है, एन सबको पता है क्या होता है, अवोगैड्रो नंबर होता है 10 टू द पावर 23, और ए क्या दिया हुआ है 744 पिकोमीटर दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 744 इंटू 10 टू द पावर -12 मीटर, और इसको अपनी भलाई के लिए आप सेंटीमीटर में रखिए ना, सेंटीमीटर में रखिए, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 10 टू द पावर -10 सेंटीमीटर हो जाएगा, या इसी को हम 7.45 इंटू 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर रख देंगे, तो बस वैल्यू पुट कर दो, 7.45 का क्यूब हो जाएगा इंटू 10 टू द पावर -24 हो जाएगा, कोई दिक्कत आएगी नहीं, और ये जो आएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। लेट अस कैलकुलेट नाउ, ठीक है, 4 इंटू 74.5 डिवाइडेड बाई 6 ही रखो ना, 6 रखो, ज्यादा आसान रहेगा, 10 टू द पावर -1 और 7.45 का क्यूब, जरा एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, हमको भी संतुष्टि मिल जाएगी, है ना। तो क्या है, ये है तुम्हारा 4 इंटू 74.5 divided by 6 divided by 7.45 divided by 7.45 divided by 7.45 into 10, so it is coming approximately 1.2011 ग्राम पर सेंटीमीटर, ठीक है, तो 1.2 के आसपास आ रहा है, ठीक है, तो 1.2 के आसपास हमको आंसर यही दिख रहा है, फोर्थ ऑप्शन ही ज्यादा करेक्ट दिख रहा है ना। ये 1.197 इसलिए आया क्योंकि उसने 6.02 ले लिया होगा और मैंने 6 रख के कैलकुलेट कर लिया है, सो बहुत ज्यादा फर्क नहीं आ रहा, 1.2 के आसपास ही आ रहा है, तो फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। सो मैंने ये फॉर्मूला यूज किया, ये सबको समझ आ गया होगा, रो इक्वल जेड एम अपॉन एन ए क्यू, है ना। जेड क्या होता है, नंबर ऑफ कंट्रीब्यूशन, ठीक है, अब जैसे यही कोई मेटालिक सॉलिड होता है तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं यूनिट सेल में, आयनिक के लिए लेके चलते हो नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स देखते हैं, तो एन सोडियम क्लोराइड में कितने होते हैं फार्मूला यूनिट, 4 होते हैं, ठीक है, ओके, सबको समझ आ गया होगा ये, है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगी। चलें आगे, चलें आगे भाई, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कहाँ गया यार क्वेश्चन, कहाँ गया, हाँ, CaCl crystal cubic in a cubic cell that has Cl minus at each corner and Cs at the center of the radius of Cs, what is the edge length of the unit cell। so यहाँ पर क्या होता है, in case of CaCl, in case of CaCl, ठीक है, ये जो तुम्हारी लाइन ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है ये बॉडी डायगोनल है, और इस बॉडी डायगोनल पे यहाँ बीच में है तुम्हारा Cs, यहाँ पर है ये Cl माइनस, तो ये क्या हो गया 2r प्लस प्लस 2r माइनस इज इक्वल टू √3 है, यहाँ पर आता है ना, √3 आता है, तो ए पूछ रहा है, ये शायद ए पूछ रहा है व्हाट इज द एज लेंथ, ठीक है, तो यार 2r प्लस 2 इंटू 1.69 प्लस 2 इंटू 1.81 इज इक्वल टू √3 है ना, तो ये आ गया कितना, ये आ गया 18 13 3.38 प्लस 2 3.62 √3 है, तो ये आ रहा √3 है इज इक्वल टू तो 10 और ठीक है, तो a इज इक्वल टू 7/√3, 7/√3 जरा एक बार सॉल्व कर लेते हैं, 7/√3 कितना आ रहा है, 7/7 डिवाइडेड बाई 1.732, so it is coming approximately 4.04 angstrom, 4.04, second option will be correct, second option will be correct, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, second option will be correct। पढ़ते हैं आगे, क्या कह रहा है, फॉर अ सॉलिड विद द फॉलोइंग स्ट्रक्चर द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द पॉइंट बीज, सो भैया पॉइंट बी ये रहा देखो, और इसको घेरने वाले कौन है, ये है 1 2 3, है ना, 1 2 3 है, और इसी तरीके से यहाँ भी एक होगा, 1 2 3
फेस सेंटर है सारे के सारे ऑक्यूपाइड। इसी तरीके से इधर भी होगा एक 4, है ना। नीचे इससे बीच में दिया नहीं है कुछ कि है, सो ये 6 होना चाहिए, ठीक है। ये भी इसको अगर हम फेस सेंटर मानते हैं तो फेस सेंटर सारे के सारे ऑक्यूपाइड है, 6 होना चाहिए इसका मेरे ख्याल से, ठीक है। 6 आएगा, 6, ठीक है। एज सेंटर जो होता है ना, एज सेंटर इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है वो, ठीक है। तो 6 होगा आंसर, 6 होगा, ठीक है। तो आई होप सबको समझ आ गया होगा। ओके, तो ये था सॉलिड स्टेट का हमारा पहला पार्ट। सॉलिड स्टेट का पहला पार्ट हमारा कवर हो गया है। और मैंने जो चीज़ बताई है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्वेश्चंस पे फोकस कीजिए, जितना ज़्यादा क्वेश्चंस कर सकते हैं क्वेश्चन कीजिए, ठीक है। तो ऑलरेडी आज टाइम काफ़ी ज़्यादा एक्सीड कर गया है, तो आज का लेक्चर देखने के लिए थैंक यू आप सभी लोगों को। ओके, और टेलीग्राम लिंक पे जाके आप ये तुरंत डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको तुरंत अभी के अभी सॉल्व कर लीजिएगा। और हम लोग कल मिलते हैं टुमारो एट 3 PM, ठीक है, विथ सॉलिड स्टेट पार्ट 2। सॉलिड स्टेट पार्ट 2 के साथ मिलेंगे और सॉलिड स्टेट पार्ट 2 सब लोग एक बार अच्छे से पढ़ के आइएगा, ये पूरा का पूरा करके आइएगा। एक ही रॉन्ग हुआ, अरे अच्छी बात है यार, एक भी नहीं रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, मैं एक बार कमेंट में भी लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग अभी 5-10 मिनट बाद कमेंट सेक्शन चेक कर लीजिएगा, वहां मैं लिख दूंगा, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, है ना, कमेंट अच्छे अच्छे कर दीजिए। और अगर आपने भाई अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया तो प्लीज़ SHUBHEA कोड को ज़रूर ध्यान रखिए। ओके, तो भाई फिर ठीक है, तो जाइए तुरंत टेलीग्राम लिंक डाउनलोड कीजिए, टेलीग्राम लिंक से ये PDF डाउनलोड कीजिए, क्वेश्चंस को तुरंत कीजिए, एकदम अपने आप को कंसेप्ट में मांझिए। और कंसेप्ट में कैसे मांझोगे अपने आप को, मैं बोला ना कि कंसेप्ट को 100 बार नहीं पढ़ना है, 2 बार पढ़ना है, 98 टाइम्स क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करो, दिमाग का डायमेंशन खुलेगा। ओके, तो जाओ ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करो और पूरा का पूरा भाई ये वीडियो एकदम शेयर कर डालो, तो है ना। तो कल मिलते हैं 3 बजे सॉलिड स्टेट के साथ, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, क्वेश्चंस खूब सारे कीजिए, बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो राज टेलीग्राम आईडी मैं अभी बता रहा हूँ ना, कमेंट में लिख के दे दूंगा, अभी वीडियो का जो कमेंट सेक्शन होगा उस कमेंट सेक्शन को आप एक बार चेक कर लीजिएगा, वहां मिल जाएगा, नहीं तो फिर डिस्क्रिप्शन में देखो दिया हुआ है, मैं देख लेता हूँ एक बार। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम आईडी भाई दी हुई है, देखो, ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, ये दिया तो हुआ है टेलीग्राम आईडी, इसी को क्लिक करके आगे जाओ, ठीक है। नहीं जा पाओगे तो कमेंट में लिख देना, मैं टेलीग्राम लिंक भेज दूंगा, है ना। और डिस्क्रिप्शन में ही आप लोगों को एक फीडबैक फॉर्म दिया हुआ है, तो जिन लोगों ने नहीं भरा हुआ है प्लीज उसको भर दीजिए, ठीक है। काफी अच्छी चीज है ना, उसको भर दीजिए। तो फिर कल मिलते हैं सॉलिड स्टेट के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से खाइए पीजिए, है ना, अच्छे से खाइए पीजिए, टेंशन फ्री रह के तैयारी करो यार, है ना। सब्जेक्ट का चिंता बिल्कुल मत करो, सब्जेक्ट का चिंता करने के लिए हम लोग हैं, बस तुम जितना कहा जाता है उतना मेहनत करो, ठीक है। सो मिलते हैं कल। डिस्क्रिप्शन वाले से नहीं खुल रहा है, ठीक है, मैं कमेंट में भी बता देता हूँ ना, कमेंट में बता देता हूँ, देखता हूँ क्यों नहीं खुल रहा है, ठीक है भैया। सो कल 3 बजे एकदम टाइम याद रखिएगा, 3 बजे मिलते हैं। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, सबक खैर, जो भी होता है।